हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम फिजिक्स की एक नई ब्रांच स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आज का ये जो लेक्चर है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर रहने वाला है। और साथ में आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम जो बेसिक टर्म यूज करेंगे वो सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये जो वर्ड यूज किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका मतलब जान लेते हैं और फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड है अपने पास इलेक्ट्रो और सेकंड वर्ड है स्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है यहाँ पे चार्ज से रिलेटेड और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट से रिलेटेड। मतलब जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो उसके कारण कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स के बारे में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं इसको क्या बोलूँगा, चार्ज एट रेस्ट। और इसकी जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन है वो हम क्या बोलेंगे, जब कोई सोर्स चार्ज रेस्ट में होता है फिर मैं उस सोर्स चार्ज के बारे में स्टडी करता हूँ कि उस सोर्स चार्ज के बारे में सोर्स चार्ज से कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, उन इवेंट्स के बारे में स्टडी करता हूँ, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बेसिकली दो वर्ड यूज किए हैं। जो फर्स्ट वर्ड है वो चार्ज और सेकंड वर्ड है सोर्स चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे चार्ज वर्ड क्या होता है और उसके बाद हम जानेंगे सोर्स चार्ज क्या होता है। ठीक है, वैसे तो जो चार्ज है, चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी, चार्ज होता है अपने पास इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जिसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स एक्सपीरियंस कर पाते हैं। पर इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट हमने कोई एक नया फोन लिया है, ये हमने एक नया फोन लिया है। तो जब हम कोई एक नया फोन लेते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी कुछ ऐप पहले से होती हैं। जैसे जो फोन मिलाने वाली जो ऐप होती है वो पहले से होती है, जो गैलरी की जो ऐप है जिसमें फोटो शो होते हैं वो ऐप भी पहले से होती है, सेटिंग वाली जो ऐप है वो भी पहले से होती है, कैमरा की जो ऐप है वो भी पहले से होती है। मतलब जब मैं कोई एक नया फ़ोन लेता हूं तो उसके अंदर बहुत सारी ऐप पहले से होती हैं। अब अगर मैं ये पूछूं ये जो कैमरा वाली जो ऐप है वो कहाँ से आई, या फिर ये जो फ़ोन मिलाने वाली जो ऐप है वो कहाँ से आई, तो इसका जवाब क्या है, जब उस फ़ोन को बनाया जा रहा था तभी ये ऐप उस फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर दी गई। ठीक है, मतलब ये जो ऐप है वो इनबिल्ट ऐप हैं जिनको हम चाहें तो भी रिमूव नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे ही जब कोई मटेरियल पार्टिकल बनाया जा रहा था तब उसके अंदर, इस मटेरियल पार्टिकल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी डाल दी गई। ठीक है, जैसे इस मटेरियल पार्टिकल के अंदर एक मास नाम की प्रॉपर्टी डाल दी गई, इस मटेरियल पार्टिकल के अंदर एक चार्ज नाम की प्रॉपर्टी डाल दी गई। ठीक है, अब ये जो चार्ज है इसको डिफाइन कैसे करें, चार्ज क्या है, इस मटेरियल पार्टिकल की इंटरनल प्रॉपर्टी है या इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। इनबिल्ट प्रॉपर्टी का मतलब हमने इसको सेटअप नहीं किया है, जब इस मटेरियल पार्टिकल को बनाया गया था तभी ये चार्ज नाम की प्रॉपर्टी इसके अंदर डाल दी गई थी। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, चार्ज जो है वो किसी भी मटेरियल पार्टिकल की इंटरनल या फिर इंट्रेंसिक या फिर मैं बोल सकता हूँ इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और सम टाइम हम इसको ये भी बोल सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, तो चार्ज का आपको पता लग गया होगा, चार्ज क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जिसके कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स एक्सपीरियंस करता हूं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड बोला हमने और ये जो मैग्नेटिक फील्ड वर्ड बोला, इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब सबसे पहले जो फील्ड है, इस फील्ड का मतलब क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो फील्ड का मतलब हम मान लिया हमारे पास ये कोई एक पर्सन है। ठीक है, अब इस पर्सन का फील्ड कहाँ तक है, इस पर्सन का फील्ड है जहाँ तक कोई दूसरा बंदा इसका फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे। ठीक है, मान लिया ये एक दूसरा पर्सन है, इसने इसको एक चाटा लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी रेंज में है। ये जो सेकेंड पर्सन है वो फर्स्ट वाले का फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा है। ठीक है, तो जहाँ से हम किसी दूसरी बॉडी का फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। तो जहाँ से मैं किसी चार्ज पार्टिकल का फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देता हूं उसको मैं उस चार्ज का फील्ड बोलूंगा जिसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकता हूं। और जहां से मैं किसी मैग्नेट का फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देता हूं उसको मैं क्या बोलूंगा, मैग्नेटिक फील्ड बोलूंगा। ठीक है, तो आपको यहां से चार्ज की जो डेफिनेशन है वो पता लग गई होगी। चार्ज की डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, ड्यू टू विच, इंटरनल की जगह आप इंट्रेंसिक भी लिख सकते हो, इनबिल्ट भी लिख सकते हो और फिजिकल भी लिख सकते हो। ठीक है, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट,
ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास चार्ज। अब सेकंड वर्ड जो हमने यहाँ पे यूज किया है वो क्या है, सोर्स चार्ज। अब चार्ज के बारे में तो अपने को पता लग गया चार्ज क्या होता है, अब हम जानेंगे कि सोर्स चार्ज क्या होता है। ठीक है, अब सोर्स चार्ज से जानने से पहले मैं एक और एग्जांपल लेके चलूंगा जिसकी हेल्प से आपको पता लग जाएगा कि सोर्स चार्ज क्या होता है। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि ये सपोज दैट ये अपना जो ऑफलाइन सेंटर है किंग ऑफ फिजिक्स का, ये किंग ऑफ फिजिक्स का ऑफलाइन सेंटर है। ठीक है, अब इस ऑफलाइन सेंटर में मैंने मान लिया बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। इस ऑफलाइन सेंटर में फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, इस ऑफलाइन सेंटर में केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, मैथ पढ़ाया जा रहा है, और या फिर और कोई सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। अब मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे ये जो फिजिक्स है वो किसके कारण पढ़ाई जा रही है, ये जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ये किसके कारण पढ़ा रहे हैं, तो ये सब किसके कारण हो रहा है, सोर्स के कारण। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सोर्स किंग ऑफ फिजिक्स का सोर्स तो वैसे मैं ही हूँ, मैं ही पढ़ाता हूँ। तो अब यहाँ पे ये जो सर हैं, कांस्टेंट सर हैं, ये कांस्टेंट सर यहाँ पे आते हैं तब यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाने का इवेंट होता है, केमिस्ट्री पढ़ाने का इवेंट होता है, या फिर मैथ पढ़ाने का इवेंट होता है। मतलब सोर्स का काम क्या है, सोर्स का काम है इवेंट करने का। सोर्स ने फिजिक्स पढ़ाई, सोर्स ने केमिस्ट्री पढ़ाई, सोर्स ने मैथ पढ़ाया, सोर्स ने बच्चों को पार्टी दी, सोर्स ने बच्चों की पिटाई की। तो यहाँ पे इस किंग ऑफ फिजिक्स सेंटर के अंदर जितने भी इवेंट्स हुए वो सब किसके कारण हुए, वो सब सोर्स के कारण हुए। ठीक है, तो सोर्स का काम क्या है, सोर्स का काम है इवेंट करवाना। इवेंट का मतलब कोई भी घटना करवाना। ठीक है, अब अगर मैं ये पूछूं जो सोर्स के कारण ये फिजिक्स पढ़ाने का जो इवेंट हुआ है ये कितना अच्छा हुआ है, अब ये कौन बताएगा। अब फिजिक्स पढ़ाने का इवेंट कितना अच्छा हुआ है ये बताएगा एक स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या है, एक टाइप का टेस्टर है जो टेस्ट करके बताएगा कि ये जो फिजिक्स पढ़ाने का इवेंट है सोर्स चार्ज के कारण ये कितना अच्छा हुआ है, कितना बुरा हुआ है। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ाने का जो इवेंट है ये कितना अच्छा हुआ है, ये कौन बताएगा, एक स्टूडेंट बताएगा जो कहीं ना कहीं एक टेस्टर का काम कर रहा है। वो टेस्ट करके बताएगा कि सोर्स चार्ज के कारण ये जो इवेंट हो रहे हैं ये इवेंट कैसे हो रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ। बिल्कुल वैसे ही सोर्स चार्ज का काम भी क्या है, सोर्स चार्ज का काम है इवेंट करवाने का। ठीक है, अब किंग ऑफ फिजिक्स का जो सोर्स था वो कौन था, कांस्टेंट सर थे। कांस्टेंट सर के कारण फिजिक्स पढ़ाने का इवेंट हुआ, केमिस्ट्री पढ़ाने का इवेंट हुआ, मैथ पढ़ाने का इवेंट हुआ। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर कि उसके कारण कौन कौन से इवेंट्स होंगे। ठीक है, अब सोर्स चार्ज के कारण कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं, सोर्स चार्ज के कारण इवेंट हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इवेंट हो सकता है, सोर्स चार्ज के कारण पोटेंशियल का इवेंट हो सकता है, सोर्स चार्ज के कारण फोर्स लगने का इवेंट हो सकता है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड का इवेंट हो सकता है। ठीक है, तो अब सोर्स चार्ज की डेफिनेशन क्या देंगे, सोर्स चार्ज की डेफिनेशन देंगे कि जिसके कारण इवेंट हो रहे हों। ठीक है, अब इवेंट कौन कौन से होंगे सोर्स चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, फोर्स लगने का, पोटेंशियल का, ये सब इवेंट यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो जब कोई सोर्स चार्ज रेस्ट में होता है और जब वो सोर्स चार्ज रेस्ट में होता है तो उसके द्वारा ये जो इवेंट्स होते हैं, इन इवेंट्स के बारे में जब मैं स्टडी करता हूँ तो उसको मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। अब सोर्स चार्ज के कारण ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इवेंट्स हुआ है ये कैसा हुआ है, ये पोटेंशियल का इवेंट कैसा हुआ है, ये जो फोर्स लगने का इवेंट है ये कैसा हुआ है, इन सब को जो मेजर करके बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज है जो सोर्स चार्ज के द्वारा करवाए गए इवेंट हैं, उन इवेंट का इफेक्ट जो मेजर करके बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट क्या था, वो स्टूडेंट टेस्ट करके बताएगा कि फिजिक्स पढ़ाने का इवेंट कैसा हुआ है। यहाँ पे टेस्ट चार्ज मेजर करके बताएगा कि सोर्स चार्ज के कारण ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इवेंट हुआ है ये कैसा हुआ है, फोर्स का इवेंट कैसा हुआ है, फोर्स कितना लगेगा, कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा या ज़्यादा होगा, या जो पोटेंशियल का जो इवेंट है ये कैसा होगा, ये सब कौन बताएगा, टेस्ट चार्ज बताएगा। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देख लिया, सोर्स चार्ज देख लिया, टेस्ट चार्ज देख लिया। सोर्स चार्ज को क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज को बोलेंगे जिसके कारण इवेंट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। और टेस्ट चार्ज जो उस इवेंट का इफेक्ट मेजर करके बताता है कि वो इवेंट कैसा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज बोलेंगे। अब अगर हम बात करें ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फाउंडर कौन है, तो फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स अगस्टिन डी कुलाम इसके फाउंडर हैं। फर्स्ट टाइम कुलाम साहब ने ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बताना शुरू किया था और कुलाम साहब ने एक बड़ा फेमस लॉ दिया था जिसकी हेल्प से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डेवलप हो पाई, जिसको हम फंडामेंटल लॉ भी बोलते हैं, और वो ला था अपने पास कुलाम्स लॉ। ठीक है, अब फंडामेंटल लॉ के बारे में अगर हम डिस्कस करें थोड़ा सा, तो फंडामेंटल लॉ एक ऐसा लॉ होता है जिसका कोई भी मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता, और ये किसके ऊपर बेस होता है, ये बेस होता है सिर्फ कंसेप्ट और थ्योरी के ऊपर बेस होता है। ठीक है, अब हम फिजिक्स की कोई भी जब नई ब्रांच स्टार्ट करते हैं तो अपने को जरूरत पड़ती है एक फंडामेंटल लॉ की। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिजिक्स की एक नई ब्रांच डेवलप कर रहे हैं तो यहाँ पे भी इसकी जो स्टार्टिंग है वो एक फंडामेंटल लॉ से होगी, और वो फंडामेंटल लॉ क्या होगा, कुलाम्स लॉ होगा। ठीक है, अगर आपको याद हो, आपने पहले पढ़ा हो, तो जब हम ग्रेविटेशनल मैकेनिक्स की स्टार्टिंग करते हैं या ग्रेविटेशनल मैकेनिक्स को डेवलप करते हैं तो वहाँ पे भी अपने पास एक फंडामेंटल लॉ आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। और वो क्या होता है अपने पास, F = G m1
1m2/r²। तो ये जो लो है वो भी क्या है, एक फंडामेंटल लो है। तो इन शॉर्ट में ये बोल सकता हूँ, जब भी हम फिजिक्स की कोई एक नई ब्रांच डेवलप करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग एक फंडामेंटल लो से ही होती है। ठीक है, तो आई होप आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पता लग गया होगा कि जब कोई सोर्स चार्ज रेस्ट में होता है और फिर हम उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो कुछ इवेंट्स है, चार्ज के कारण कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, एक बार इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो चार्ज के कारण जब आप बचपन में छोटे थे तो वो आप एक जो कॉम लेके जो हेयर में रब करके और फिर इस टाइप से हम डस्ट पार्टिकल उठाते थे, ठीक है, वो किसके कारण होता है, वो चार्ज के कारण होने वाला एक इवेंट्स है। ठीक है, आसमान में बिजली कड़कती है वो भी किसके कारण होता है, चार्ज के कारण होता है। और उसके बाद आपने कार्टून देखा होगा, कार्टून का नाम है निंजा हथौड़ी। ठीक है, उस निंजा हथौड़ी शो के अंदर एक पर्सन है, एक करेक्टर है जिसका नाम है अमारा, और उस अमारा के पास एक शैतानी बिल्ला है जिसका नाम है कियो। ठीक है, अगर आपने ये शो देखा है तो आपको बड़े अच्छे से पता होगा कियो एक बिल्ला है, और जब उस बिल्ले की किसी के साथ लड़ाई होती है तो वो क्या करता है, ग्लास रोड निकालता है और ग्लास रोड अपने ऊपर रब करना स्टार्ट कर देता है और सामने वाले को करंट लगा देता है। ठीक है, ये जो इवेंट्स हुआ है वो भी किसके कारण हुआ है, चार्ज के कारण हुआ है। काफी टाइम हम किसी मेटेलिक बॉडी को टच करते हैं तो अपने को झटका सा लगता है, करंट सा लगता है, वो भी किसके कारण होता है, चार्ज के कारण होता है। या फिर रात को जब आप किसी कंबल में सोते हैं तो उस कंबल पर ऐसे रब करो, ठीक है, अंधेरे के अंदर, तो क्या होगा, उस कंबल में अपने को थोड़ी सी लाइटनिंग दिखाई देगी, जैसे आंखों का कोई धोखा है, वो भी किसके कारण होता है, चार्ज के कारण होता है। ठीक है, तो अब मैं ये भी आपको बता देता हूं कि बिल्ले की जब उस कुत्ते के साथ कियो की जब उस कुत्ते जो सुशिमानु के साथ लड़ाई होती है तो उसको करंट कैसे लगाता है, आसमान में जो लाइटनिंग होती है उसका रीजन क्या होता है, और जब हम किसी मेटेलिक बॉडी को टच करते हैं तो अपने को करंट लगता है, या और रात में जो कंबल वाला जो एग्जांपल दिया वो छोटी छोटी लाइटनिंग अपने को क्यों दिखाई देती है, एक बार इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जो जो कुत्ते वाला जो बिल्ले वाला जो एग्जाम्पल है उसकी, कियो वाला। तो जो बिल्ला होता है, बिल्ले की जो खाल होती है वो होती है सिल्क की। ठीक है, और जब मैं सिल्क के ऊपर, अब वो क्या करता है, जो बिल्ला है वो क्या करता है, वो ग्लास रोड निकालता है, वो ग्लास रोड सिल्क की खाल के ऊपर रब करता है, स्किन के ऊपर रब करता है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, और फ्रिक्शन के कारण अपने को पता है हीट प्रोड्यूस होती है। तो क्या होगा, अपने पास जो ग्लास रोड के जो एटम है, ये हमने मान लिया एक एटम है और ये इस एटम का क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जैसे ही हीट प्रोड्यूस होगी तो हीट प्रोड्यूस होते ही उस हीट को इस एटम वाला ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको गेन कर लेगा, और गेन करके इसके साथ, इस एटम के साथ बॉन्ड को ब्रेक करके चला जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब एक तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एटम आ जाएगा। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे सिल्क की जो खाल है बिल्ले की उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, और सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो उस ग्लास रोड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे ही वो बिल्ला उस कुत्ते को जाके हाथ लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होते ही वहां पे उसको करंट लगाना शुरू हो जाएगा। ये इवेंट्स भी चार्ज के कारण होता है। उसके बाद आसमान में लाइटनिंग होती है, वो किस कारण होती है, वो भी ऐसे ही होती है। अपने पास बहुत सारे बहुत बड़े बड़े बादल होते हैं और कुछ बहुत छोटे छोटे बादल होते हैं। ठीक है, अब जब हवा चलती है तो इनकी स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है। अब जो बादल हैं वो लेयर्स के रूप में फ्लो करते हैं, तो यहाँ पे एक बादल बड़ा है, दूसरा बादल छोटा है, तो जब ये फ्लो करेगा तो एक की स्पीड ज़्यादा होगी, एक की स्पीड कम होगी, तो दोनों में क्या होगा, कुछ इस टाइप से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, और फ्रिक्शन के कारण फिर से हीट प्रोड्यूस होगी, और उस हीट को फिर से उस एटम का इलेक्ट्रॉन गेन करके बॉन्ड ब्रेक करके इस एटम के साथ फिर से चला जाएगा। एक पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। और अपने को पता है एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक बादल पे पॉजिटिव आ गया, दूसरे पे नेगेटिव आ गया, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वहां पे अपने को लाइटनिंग होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हीट, जो ये लाइटनिंग हुई है, जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ, वो कैसे हुआ, फ्रिक्शन के कारण हुआ। फ्रिक्शन के कारण जो हीट प्रोड्यूस हुई उसके कारण ये प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम एक दूसरा नाम भी बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब मैंने ये जो 2-3 केस बताए आपको, इन सब में फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस होती है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो डेफिनेशन लिख रखी है, डेफिनेशन में क्या बोल रखा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो फिजिक्स की ही एक ब्रांच है जिसमें जब कोई सोर्स चार्ज रेस्ट में होता है तो उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक सोर्स चार्ज। ठीक है, जब कोई स्टैटिक्स
इलेक्ट्रिक सोर्स चार्ज या जब कोई सोर्स चार्ज रेस्ट में होता है तो उसके द्वारा एक स्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है। स्टैटिक्स का मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म का मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम के साथ चेंज ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे बता रखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो फाउंडर हैं वो कूलाम साहब थे। ये एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। ठीक है, और कूलाम साहब ने एक फेमस लॉ दिया था जिसको हम क्या बोलते हैं, कूलाम्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे चार्ज के ऊपर थोड़ा सा और बात करना चाहूँ तो कंप्लीट की कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक, मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटोडायनामिक, ये सब की सब एक चार्ज वर्ड के ऊपर ही कंप्लीट खत्म हो जाती हैं। ठीक है, आप देखते हैं हम एक चार्ज वर्ड के ऊपर ये कंप्लीट की कंप्लीट कैसे खत्म हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि अपने पास ये क्या है, एक सोर्स चार्ज, और जब ये सोर्स चार्ज रेस्ट में होता है तो जब ये सोर्स चार्ज रेस्ट में होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट बोलते हैं। जब ये सोर्स चार्ज मोशन में आता है तो मोशन में आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक। ठीक है, अब अपने को पता है जब कोई सोर्स चार्ज मोशन में होगा और फिर मैं उस सोर्स चार्ज के जो इवेंट्स है उसके बारे में स्टडी करूंगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक। ठीक है, अब अपने को पता है मोशन अपने पास बेसिकली दो टाइप का होता है, एक समान गति और असमान गति, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में होगा तब क्या होगा, जब चार्ज पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तब क्या होगा, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में जब कोई चार्ज पार्टिकल, यूनिफॉर्म मोशन बोले तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जब मूव करता है, तो जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज, करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में आता है तो वहां पे करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ये जो करंट प्रोड्यूस होगा यूनिफॉर्म मोशन के कारण, ये ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा जो टाइम के ऊपर डिपेंड ना करे, टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेट, टाइम इंडिपेंडेंट करंट यहाँ पे क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो जब चार्ज पार्टिकल किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो चार्ज पार्टिकल करंट प्रोड्यूस करेगा। करंट भी ऐसा होगा जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अब इस करंट के कारण क्या होगा, इस करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होगा, वो भी टाइम इंडिपेंडेंट ही होगा, टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में आता है उसके कारण करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट क्या थी अपने पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड यूनिट क्या है, इलेक्ट्रोडायनामिक, और जो थर्ड यूनिट है वो क्या है, मैग्नेटोस्टैटिक्स। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होता है तो उस चार्ज, नॉन यूनिफॉर्म बोले तो चेंज इन वेलोसिटी, लगातार उसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा हो, या फिर एक्सेलरेटेड मोशन भी हम बोल सकते हैं। तो जब कोई सोर्स चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो इस सोर्स चार्ज के द्वारा फिर से क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। अब ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, और इस टाइम डिपेंडेंट करंट के कारण क्या होगा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो टाइम डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, जब कोई चार्ज पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है तो वो टाइम डिपेंडेंट करंट प्रोड्यूस करेगा, उस टाइम डिपेंडेंट करंट के कारण क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आई बात समझ। जब यूनिफॉर्म मोशन था तो टाइम इंडिपेंडेंट बना था, टाइम इंडिपेंडेंट करंट के कारण टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड बना था। ठीक है, और टाइम डिपेंडेंट से, टाइम डिपेंडेंट करंट से टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब फैराडे साहब आए, फैराडे साहब बोले अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करता हूं तो मेरे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करना स्टार्ट कर दूं तो वापस क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि नेचर लव सिमिट्री। तो जब फैराडे साहब ने एक्सपेरिमेंटली इसको देखा तो ये बात बिल्कुल सही थी, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, अपने पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो फैराडे साहब ने जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया तो वापस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये है अपनी फोर्थ यूनिट जो हम फैराडे लॉज के बारे में स्टडी करते हैं। फिफ्थ यूनिट आती है अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कंसेप्ट है वो कहां से आता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर मूव करता है तो उस चार्ज पार्टिकल की एक हैबिट होती है कि वो लगातार एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। अब ये जो एनर्जी रिलीज करता है वो किसकी फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होती है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक चार्ज वर्ड से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंप्लीट कर लिया, इलेक्ट्रोडायनामिक को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जो मैग्नेटोस्टैटिक्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये सब की सब जो यूनिट है वो एक चार्ज से ही जुड़ी हुई है, एक चार्ज से ही ये सब निकली हुई है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम थोड़ा सा चार्ज के ऊपर और बात करते हैं। हमने जान लिया चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, बेसिक ये जानते हैं कि चार्ज कितने टाइप का होता है। तो ये आपको पता है चार्ज बेसिकली दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। अब अपने को पता है जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, और जो नेगेटिव है वो भी रिपेल करेगा, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ जो लाइक चार्ज हैं ये रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब
क्वेश्चन यहाँ पे दो बन रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे इस पॉजिटिव चार्ज के साथ इंटरेक्ट क्यों करता है। भाई इस पॉजिटिव चार्ज को क्या पता कि पास में दूसरा कोई पॉजिटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को क्या पता कि पास में कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होता है, इन दोनों चार्ज के बीच में लगातार एक पार्टिकल का एक्सचेंज होता रहता है। जो पार्टिकल का एक्सचेंज होता है वो होता है फोटोन। ठीक है, इस चार्ज से एक फोटोन लगातार इस चार्ज के पास जाता रहेगा, इस चार्ज से लगातार एक फोटोन इस चार्ज के पास जाता रहेगा। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज पार्टिकल नेचर। और जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है वो होता है फोटोन। ठीक है, अब नेगेटिव नेगेटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो, या किसी भी टाइप के चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो किसके कारण से होगी, एक्सचेंज पार्टिकल नेचर के कारण से ही होगी। ठीक है, और एक्सचेंज पार्टिकल क्या होता है, फोटोन होता है। ठीक है, अब फोटोन क्या होता है, फोटोन पैकेट्स ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो क्वांटा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या होती है, उसको हम फोटोन बोल सकते हैं। और फोटोन का जो रेस्ट मास है वो 0 होता है, फोटोन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, फोटोन कोई भी चार्ज कैरी नहीं कर सकता। अब हमने बोला फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि फोटोन कभी रेस्ट में मिलता ही नहीं है, इसलिए इसका रेस्ट मास क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये है, अब ये तो अपने को पता लग गया कि दो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन की होती है एक्सचेंज पार्टिकल नेचर के कारण, और जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है वो क्या होता है, फोटोन होता है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि क्या कोई अपने पास ऐसा केस हो सकता है कि जहां पे दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, अकेले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अपने पास ऐसा कोई भी फिनोमिना या कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि जहां पे दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। ठीक है, अब अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर या फिर इलेक्ट्रोडायनामिक के अंदर अगर मैं यहाँ पे दो इंटरेक्शन कंसीडर करके चलता हूँ, एक तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन या कूलम्बियन इंटरेक्शन, अगर इन दोनों इंटरेक्शन को कंसीडर करके चलता हूँ तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, जैसे हमने मान लिया अपने पास कोई भी यूनिवर्स की दो बॉडी है, ये अपने पास सन है और ये अपने पास अर्थ है। ठीक है, अब हमने मान लिया इस सन के ऊपर क्या है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, और इस अर्थ के ऊपर भी क्या है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। अब यहाँ पे इन दोनों के ऊपर इतना कम चार्ज है कि ये रिपेल भी करेगा, तो भी यहाँ पे यूनिवर्स की दो बॉडी है, यूनिवर्स की दो बॉडी के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है, जब ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा हो एज कंपेयर टू कोलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, उस केस में ऐसा हो सकता है कि दो पॉजिटिव चार्ज, दो लाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ज़्यादा है किससे, कोलम्बियन फोर्स से। ठीक है, तो इस केस के अंदर दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम वाइवा के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दो लाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, और दूसरा सुपर कंडक्टिविटी के अंदर भी एक टॉपिक मेरे को ध्यान आ रहा है, जहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कूपर पेयर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल तो कर रहे हैं, पर एक फोर्स ऐसा लग रहा है जो उस रिपल्सन के फोर्स से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आई बात समझ। और जो सुपर कंडक्टिविटी में मैंने एक टॉपिक बोला जहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, एक वीक लिंक बनता है जिसको हम कूपर पेयर बोलते हैं। वहाँ पे भी क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन तो होता है, पर वहाँ पे एक फोर्स ऐसा भी होता है जो इन रिपल्सन के बावजूद भी वो अट्रैक्ट इन दोनों को बांध के रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जब ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं किससे, एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या कोलम्बियन फोर्स, उस केस में दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपने पास यहाँ पे कुछ छोटी छोटी टर्म्स और आती हैं, जैसे अपने पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का टॉपिक आता है, वो भी ये यहाँ पे स्टडी करना अपने को जरूरी है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हम चार्ज को बना भी नहीं सकते, हम चार्ज को ख़त्म भी नहीं कर सकते, एक बॉडी का चार्ज हम दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि अपने पास कोई भी एक रिएक्शन है, जैसे मैंने बोल दिया A + B, ठीक है, और इन्होंने कंबाइन करके आगे बनाया C + D। ठीक है, तो यहाँ पे बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन जो टोटल चार्ज है वो हमेशा सेम रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। मान लिया रिएक्शन होने से पहले जो रिएक्टेंट में जो चार्ज है वो 5 है, ठीक है, +5 कूलाम, तो रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी जो चार्ज होगा वो +5 कूलाम ही होगा। ठीक है, ना तो वो चार्ज कम होगा ना ही वो चार्ज ज़्यादा होगा। अगर ऐसा होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जब हम आते हैं तो चार्ज में अगर चेंज हुआ तो वो रिएक्शन ही कैसी होगी, इनवैलिड होगी। आज तक कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं हुई है जो इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करे, वॉयलेट करे। अगर वॉयलेट करती है तो वो रिएक्शन खुद गलत है, ये लॉ गलत
से नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन जो टोटल चार्ज है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेना चाहूँ तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के मैं एग्जांपल ले सकता हूँ। जैसे अपने पास पेयर प्रोडक्शन है, पेयर प्रोडक्शन, ठीक है, एक तो पेयर प्रोडक्शन इसका एग्जांपल है, दूसरा अपने पास जो एनहाइलिनेशन ऑफ मैटर होता है वो भी इसका एग्जांपल होता है। अब पेयर प्रोडक्शन पढ़ने से पहले अपने को एक छोटा सा रिजल्ट पढ़ना थोड़ा जरूरी है, वो होगा अपने पास E = mc²। ठीक है, अब E = mc² क्या है, ये है अपने पास एनर्जी मास रिलेशन जो आइंस्टाइन साहब ने दिया था। अब ये रिलेशन अपने को क्या बोलता है, ये रिलेशन अपने को बोलता है जो एनर्जी है वो मास के अंदर बदल सकती है और जो मास है वो एनर्जी के अंदर चेंज हो सकता है। ठीक है, एनर्जी और मास दोनों एक दूसरे के अंदर इंटरचेंजेबल है, मास एनर्जी में बदल सकता है और एनर्जी मास में बदल सकती है। ठीक है, अब हम आते हैं किसके ऊपर, पेयर प्रोडक्शन के ऊपर। अब पेयर प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, एक पेयर का प्रोडक्शन होता है। जब अपने पास दो गामा रे एक दूसरे के साथ टकराती हैं तो यहाँ से क्या निकलता है, अपने पास एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरा क्या निकलता है, पॉजिट्रॉन निकलता है। ठीक है, अब गामा रे के ऊपर अपने पास क्या होता है, गामा रे पे टोटल चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो गामा रे पे, इस गामा रे पे 0, इस गामा रे पे 0, टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। बिफोर रिएक्शन टोटल चार्ज अपने पास 0 है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव होता है उतना ही पॉजिट्रॉन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन यहाँ पे जो टोटल चार्ज है वो क्या है, कंजर्व्ड है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है यहाँ पे काफ़ी टाइम कि जो पेयर प्रोडक्शन है इसको करवाने के लिए, इसको प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए अपने पास गामा रे की मिनिमम एनर्जी कितना होनी चाहिए, तो इसके लिए एनर्जी होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि अपने पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी होती है वो होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, रेस्ट मास एनर्जी का मतलब होता है जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है तब उसके पास जो एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे रेस्ट मास एनर्जी। सिमिलर जो पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन की भी जो रेस्ट मास एनर्जी होती है वो यही होगी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन जो टोटल चार्ज है वो क्या है, सेम है। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एग्जांपल हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि जो गामा रे फोटोन है, जो गामा रे है वो क्या होती है, एनर्जी होती है। यहाँ पे जो एनर्जी है वो किसके अंदर चेंज हो रही है, मास के अंदर चेंज हो रही है। किसका यूज हो रहा है, एनर्जी मास रिलेशन का यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ एनहाइलिनेशन ऑफ मैटर की, तो एनहाइलिनेशन ऑफ मैटर में ठीक इसका अपोजिट होता है। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो वहाँ पे क्या निकलती है, गामा रे निकलती है। अब यहाँ पे एनहाइलिनेशन ऑफ मैटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का अपना मास होता है। जब दोनों आपस में टकराते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, एनर्जी में। तो एनहाइलिनेशन ऑफ मैटर में मास एनर्जी में चेंज होता है और पेयर प्रोडक्शन में जो एनर्जी है वो मास के अंदर चेंज होती है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आगे हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे तो ये सब टर्म आगे अपने काम आएंगी। ठीक है, तो आई होप ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ये आपको समझ आया होगा। अगर इसमें से आप कोई भी बात आपको समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और इससे आने वाला जो लेक्चर है उसके अंदर हम जो फंडामेंटल लॉ है, कूलम्ब्स लॉ, उसके बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जो इसकी जो डेवलपमेंट है वो करना हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो सब हम करेंगे अगले लेक्चर के अंदर।